बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद PTI के मतवाज़न और नपे तुले रद्द-ए-अमल की। लगता है कि PTI के रहनुमाओं ने इस खाकसार की बात सुन ली। नाज़रीन, -1 की बातें क्यों की जा रही हैं, इससे क्या हासिल करना मकसूद है? इलेक्शन कमीशन किस घिनौने खेल का हिस्सा बना हुआ है? स्पीकर कौमी असम्बली जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? नए सूबों और नए सेटअप की बातें क्यों शुरू कर दी गई हैं? जाती उम्रा में शरीफ ख़ानदान के इजलास में किन चीज़ों पर गौर हुआ है? और नाज़रीन, सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई की दर्दनाक कहानी सुनकर किस सरकारी अफसर और किस डॉक्टर यूट्यूबर को शर्म से डूब मरना चाहिए? नाज़रीन, पहले बात कर लेते हैं PTI के रद्द-ए-अमल की। DGISPR की गैर मामूली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के जवाब में तहरीक इंसाफ ने पेशावर के जलसे से लेकर अब तक बड़ा ही नपा-तुला और संजीदा रद्द-ए-अमल दिया है। कहीं कहीं से कोई ऐसी बात आई है, लेकिन बहैसियत मजबूरी कहा जा सकता है कि हार्शली रिएक्ट नहीं किया। पहले जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाज़राई का पारा चढ़ाने की बजाय मामलात को कूल डाउन करने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता रोज़ पेशावर के बहुत बड़े जलसा आम में तमाम रहनुमाओं ने बराह रास्त महाज़राई की कोई बात नहीं की, कोई कोशिश नहीं की। हालांकि जलसा अपने हाज़रीन के एतबार से गैर मामूली था। जितने लोग जलसागाह में मौजूद थे, शायद इससे ज़्यादा पिंडाल से बाहर मौजूद थे। जलसागाह में PTI के साथ कौमी परचम लहरा रहे थे। वज़ीर आला की तकरीर से पहले हाज़रीन ने खड़े होकर कौमी तराना पढ़ा। इससे PTI के एंटी स्टेट होने का चूरन बेचने वालों को काफ़ी मायूसी हुई होगी, और वो लोग जो इस जलसे के बाद हाथों में तीलियाँ पकड़े, माचिस की तीलियाँ पकड़े आग लगाने का इंतज़ार कर रहे थे, उनको भी मायूसी हुई होगी। सबसे आम बात यह कि ऐसा चार्ज्ड क्राउड इससे पहले PTI के जलसों में कम देखा गया है। हर 2 मिनट बाद पूरा मजमा बुलंद आवाज़ में डी चौक चलो के नारे लगाने लगता था। इस माहौल में ख्याल था कि सुहेल अफरीदी बहुत सख्त तकरीर करेंगे, क्योंकि उनके बारे में यही कहा गया था कि जी वो बहुत सख्त बात करते हैं, और उन्हीं के बारे में सख्त बात की भी गई थी। मगर सुहेल अफरीदी ने सब्र का मुजाहरा किया और सख्त रद्द-ए-अमल से गुरेज़ किया। उनका कहना यह था कि मैं इकबाल का शाहीन हूँ, कव्वे अगर मुझे चोंचे मारेंगे तो हमने अपनी परवाज़ और ऊंची करनी है, सियासी कव्वे हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। नाज़रीन, पेशावर जलसे में दीगर मुकर्ररीन ने भी सियासी मुखालफीन को अपनी तनकीद का हदफ बनाया और इदारों के बारे में बात करने से गुरेज़ किया। नाज़रीन, ये मेरी राय में एक अच्छी इब्तदा है, और मेरे ख्याल में इस सिरे को पकड़ कर ही मफाहमत की कश्ती को पार लगाया जा सकता है। इसके बाद जलसे के बाद एक वज़ीर साहब तो यहाँ तक ताने देते सुनाई दिए, दिखाई दिए कि हाँ जी, जवाब क्यों नहीं दिया, DGISPR को जवाब क्यों नहीं दिया, उन्होंने तो इतना कुछ कह दिया था, तो PTI वालों को साम सूंघ गया। पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये दोनों आपस में बाहम दस्तो गिरबा हों और ये अपना काम करते रहे, अपनी रोटियां सेकते रहे। नाज़रीन, PTI रहनुमाओं के बरक्स वफाकी वज़रा और तर्जुमान किस्म के सियासतदान जो है ना, वो महाज़राई किसी सूरत कम करने को तैयार नहीं है या कम होने देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वजह भी समझ में आती है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और सलामती के इदारों के दरमियान नफ़रत की आग बढ़ेगी, तो जैसा मैंने अर्ज़ किया कि इनकी सियासी रोटियाँ सेकी जाती रहेंगी। वज़ीर इत्तलात तारड़ तलाल चौधरी फैसल वावड़ा के बयानात शोले उगलते नज़र आ रहे थे। फैसल वावड़ा तो नाम लेके धमकियाँ दे रहे थे और कहते हैं कि जी अल्ताफ़ फार्मूले की तरह PTI भी -1 कर देंगे, अगर -1 नहीं तो फिर PTI मुकम्मल माइनस हो जाएगी। इस पर कोई वावड़ा साहब को बताए कि PTI में कौन सा -1 फार्मूला? PTI तो नाम इमरान खान का है। PTI इमरान खान नहीं तो PTI खुद ब खुद ख़त्म। वैसे पिछले साल -1 वाला फार्मूले पे अमल हुआ था, तो कौन सा कितना का अमल हो गया था, कितना काम हुआ था? हम तो नाज़रीन दोहरा कर थक गए। पता नहीं इन सरकारी तर्जुमानों को ये बात समझ क्यों नहीं आती। नाज़रीन, मसला खाली सियासी बयानबाजी का नहीं है। जमहूरियत की अलामत समझे जाने वाले इदारे ही आमराना रवायात को फ़रोग़ देने में आगे आगे नज़र आ रहे हैं। सियासी बहाज़ गरम देखा तो नाज़रीन, आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन ने अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा, यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जाए अपना लुच तलना ज़रूरी समझा।
हफ्ते के रोज़ जिस दिन इलेक्शन कमीशन में छुट्टी होती है, कमीशन की जानिब से ख़त लिखा गया जिसमें कहा गया कि वो बैरिस्टर गौहर को पीटीआई के चेयरमैन तस्लीम नहीं करते। यानी बंद जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि ये कहा जाए, ये बयान जारी किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपने ख़त में लिखा है कि जी वो पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। मैं बार बार कह रहा हूँ कि हफ्ते वाले दिन छुट्टी थी, आपको क्या इतनी इमरजेंसी थी ये बताने की? हद है इलेक्शन कमीशन की फुर्तियों की। हालांकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले पर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, हुक्म इम्तनाई जारी कर रखा है। मेरा ख्याल है कि अब वफादार हाई कोर्ट भी ये हुक्म वापस ले ले। साथ ही इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक केस में भी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को शायद 10 दिसंबर को दोबारा तलब कर लिया है। स्पीकर कौमी असम्बली भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया है जिसके तहत अब कौमी असम्बली में इमरान खान की तस्वीर लाने, नारेबाजी करने वाले, स्पीकर के डाइस का घेराव करने वाले या असम्बली में नारेबाजी करने वाले अरकान को सीधा नाअहल किया जा सकता है। नाज़रीन, पूरी दुनिया के मुल्कों में ये स्पीकर याद सादिक साहब आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आप खुद सारी ज़िंदगी ये करते रहे हैं। क्या नून वो मनाजर भूल गए जब नून लीग स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया करती थी? कौन से बजट नहीं फाड़े आपने? कौन सी बजट की कॉपियाँ नहीं फाड़ी आपने? कौन से आपने तरमीम के बजट नहीं फाड़े? आपने मुसवदे नहीं फाड़े? कब नहीं ये सब कुछ किया नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने? तो आज अचानक क्या आपके पास कोई टूटी फूटी मजहूल सी दलील है ये करने की? कोई स्पीकर साहब से पूछे कि अगर जमहूरियत की अलामत पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज बना है तो फिर असेंबली को ताला लगा दे। अगर असेंबली बंद नहीं करनी तो इससे पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान जिस तरह पार्लियामेंट में सिर्फ नारेबाजी और स्पीकर डायस का घेराव नहीं करते थे तो एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हुआ करते थे, तो उस पर असेंबली के मेरा ख्याल है कि फ्लोर पर एक दफ़ा माफ़ी मांग लें। जो माफ़ी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि आपने माजी में कब ये सब कुछ नहीं किया, उस पर फ्लोर पर आके माफ़ी मांगे कि जी आज तक हम जो कुछ करते रहे उस पर हम सिद्ध के दिल से माफ़ी मांगते हैं, कानों को हाथ लगा के तौबा कर लें। पता नहीं कितनी और कालक रह गई है जो नून लीग ने अपने चेहरे पर मलनी है, मुझे तो ये बात नहीं समझ आती। नाज़रीन, IMF की मुल्क में गुज़िश्ता 2 साल के दौरान होने वाली करप्शन के बारे में रिपोर्ट ने तो मुल्की नहीं आलमी सतह पर भी तहलका मचा दिया है। वो 5,000 वाली अरब रुपए वाली करप्शन, हर जगह यही सवाल हो रहा है कि वो दुनिया का कौन सा मुल्क है जहाँ सिर्फ 2 साल के अंदर 5,300 अरब रुपए से ज़्यादा की करप्शन हो जाए और वो मुल्क बकौल हुकूमत का तरक्की भी कर रहा हो। मगर IMF की रिपोर्ट के कुछ हिस्से नाज़रीन जानबूझकर हाईलाइट नहीं किए जा रहे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था, जिस पर कोई बात ही नहीं कर रहा, कि गुज़िश्ता 12 साल के दौरान पाकिस्तान में सबसे कम करप्शन 2018 से 2022 के दौरान रही है, जब इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे। रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान की तबाही का सफ़र उस वक्त शुरू हुआ जब इमरान खान की हुकूमत को एक साजिश के तहत ख़त्म किया गया। इसके बाद मुल्क में तजर्बाकार नमूने लाकर बिठाए गए थे और आज मुल्क में करप्शन जो है वो मतलब अपनी पस्तियों में डूब रहा है ये मुल्क करप्शन। खुदा ना पाकिस्तानी कौम को इन तजर्बाकारों से निजात दिला दे, ऐसा ना हो कि इतनी देर हो जाए कि फिर कोई भी कुछ ना कर सके। अच्छा नाज़रीन, इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ लड़ाई में वो मामला पसे पुश्त चले गए हैं जिन पर पसे पर्दा हल्के जो हैं वो काफ़ी अरसे से संजीदगी से गौर कर रहे हैं। इस जानिब एक बार फिर वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने तवज्जो दिला दी है। उनका कहना यह है कि पंजाब में मज़ीद 3 से 4 सूबे बनने चाहिए और उनके नाम मशरकी, मगरबी और वस्ती पंजाब हों। अलीम खान कहते हैं कि सिंध में भी 3 सूबे बनाए जाएँ, इस तरह KP और बलूचिस्तान को भी 3-3 सूबों में तकसीम किया जाना चाहिए, यानी वही पुराना मुल्क और 12 सूबों में तकसीम करने का मंसूबा। लेकिन यहाँ हमें शिकवा है कि जनाब अलीम खान पूरी बात नहीं कर रहे। ज़राए का ये कहना है कि सूबों की तकसीम का असूली फ़ैसला ही नहीं बल्कि किस सूबे में किसे चीफ़ एग्जेक्टिव बनाया जाना है, ये फ़ाइलें भी तैयार की जा रही हैं और उनमें ज़्यादातर कारोबारी शख्सियात हैं। कुछ कहते हैं जी साबिक अस्करी शख्सियात को भी अहम रोल मिलने वाले हैं। यही नहीं बल्कि ज़राए कहते हैं कि कुछ मतवक्को चीफ़ एग्जेक्टिव्स ने तो अपनी काबीना के अरकान को भी ग्रीन सिग्नल देना शुरू कर दिया है। PTI और इदारे की महाजराई को ज़रा कम हो लेने दे, फिर देखें नाज़रीन के कौन सी चीज़, कौन सा मंसूबा किस भाव बिकता है।
इस बारे में ये खबर भी नाज़रीन सुन लें जो रोज़नामा डॉन ने दी है, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जाती उम्रा में शरीफ ख़ानदान का, शरीफ फैमिली का इजलास हुआ है, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ और चंद और अहम तरीन अफराद शामिल थे। इजलास में PTI के मुस्तकबिल के बारे में गौर किया गया। नाज़रीन ये मेरी खबर नहीं है, डॉन की खबर बता रहा हूँ। अंदाज़ा है कि इस इजलास में इस बात पर भी गौर किया गया होगा जब मुक़्तदर क़ुव्वतें अपना अगला प्लान सामने लाएंगी, जिसमें सूबों की तकसीम और नए NFC अवार्ड की तकसीम शामिल है, तो उस पर कैसा रद्द अमल दिया जाएगा हमारी तरफ से। NFC अवार्ड तो खैर नून लीग का मसला नहीं, अलबत्ता सूबों की तकसीम उनकी भी दुखती रग है। अब ज़राए का ये कहना है कि PTI के मामले पर जिस तरह इदारे इंतहाई सख्त लाइन लिए हुए हैं, उसकी एक वजह यह भी है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को बताया जाए कि जो कुछ आज PTI के साथ हो रहा है, अगर किसी मामले पर नून लीग ने मज़ामत दिखाने की कोशिश की तो नून के साथ भी यकसा सलूक ही होगा, यही वाला सलूक होगा। नाज़रीन इसे कहते हैं बेटी को सुनाकर बहू को धमकियां देना। पता नहीं क्यों साफ नज़र आ रहा है कि धमकियां देने वाले वज़रा की गेम जो है वो उलटने वाली है। इस बारे में नाज़रीन कंवर दिलशाद साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो बड़ी अंदर की खबर बाज़ दफ़ा देते हैं, उनकी राय सुन लें। ये जहन में रहे कि कंवर दिलशाद, मैं वजाहत कर दूं कि कुछ लोगों के बहुत करीब है, इसलिए उनकी बात को आम तौर पे संजीदगी से लिया जाता है। वो कहते हैं कि अगर PTI को खिलाफ कानून करार दे दिया जाता है तो ये भी इम्कान है कि उसके असरात इतने गहरे हों कि पूरे पाकिस्तान में इमरजेंसी ना लगानी पड़ जाए। हम इमरजेंसी की तरफ जा रहे हैं और इमरजेंसी की तरफ जाएंगे तो मुमकिन है कि ये सिस्टम जिससे लोग पहले ही बहुत नाला हैं, इस सिस्टम को ही ना लपेट दिया जाए। मेरा ख्याल है जिस बारे में कंवर दिलशाद खदशे का इजहार कर रहे हैं, जाती उम्रा में उसके होकर रहने की खबर पहुंच चुकी है शायद। अच्छा नाज़रीन, डक्की भाई सादुर रहमान उर्फ डक्की भाई गुज़िश्ता रोज़ से सोशल मीडिया पे छाए हुए नज़र आ रहे हैं। उनका बिलखते, रोते, सिसकते, अपनी बिपता सुनाते हुए वो जो है उनकी जो क्लिप है वो इतना ज़्यादा वायरल है कि बहुत सारे दिलों को दुखा रहा है, लाखों दिलों को दुखा गया है उनका दिलों। उसमें उन्होंने मेरा जिक्र भी किया है और ये कहा है कि मेरे हक़ में सबसे पहले मुझ पर होने वाले तशद्दुद के हवाले से सबसे पहले एंकर पर्सन जुनैद सलीम ने आवाज़ उठाई थी और जिसके बाद उन पर मज़ीद तशद्दुद शुरू कर दिया गया। नाज़रीन मैंने तो अपना फ़र्ज़ समझ के, अच्छा मैं ये भी बता दूं कि डक्की भाई ने जिस सोर्स को जाना है कि उन्होंने मुझे बाहर आके बताया था, वो शायद दुरुस्त नहीं है। मेरा सोर्स उस इदारे के अंदर ही कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने मुझे बताया था, तो पूरी तफसील बताई थी, मुझे अपनी ख़बर पर पूरा यकीन था और अल्लाह का शुक्र है कि डक्की भाई ने गुज़िश्ता रोज़ लफ्ज़ बलफ्ज़ उसकी तस्दीक कर दी है। मुझे अफसोस नाज़रीन इस बात का है कि जब मैंने ये अपने वीलॉग में इस तशद्दुद का, डक्की भाई पर होने वाले तशद्दुद का जिक्र किया था, तो मैंने उसके बाद भी 2-3 मरतबा इस बात का जिक्र किया था और ये भी कहा था कि डक्की भाई की मैं हमायत नहीं कर रहा। और उस पर भी डक्की भाई ने अपने कई कामों पर शर्मिंदगी और पशेमानी का इज़हार भी किया और कौम से माफ़ी भी मांगी है। मैंने भी बार बार ये अर्ज़ किया था, पहली बात तो मैंने ये कही थी कि पूरा वाक़या सुनाया था कि उन पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा है, गैर इंसानी तशद्दुद किया जा रहा है। इतना तशद्दुद किया गया कि जितना शायद अभी डक्की भाई ने बताया भी नहीं है। डक्की भाई पेट के बल इसलिए सोते थे, कमर के बल इसलिए नहीं सो सकते थे कि कमर स्याह हो चुकी होती थी। यानी मारने का सिर्फ चंद मिनटों का वक्फा लिया जाता था डक्की भाई को। तो ये सारी जब मैंने बिपता सुनाई थी, वैसे मुझे अफसोस इस बात का है कि एक डॉक्टर यूट्यूबर है जिनको बहुत शौक़ है मेरे ख़िलाफ़ वीलॉग्स करने का। पता नहीं उनको क्या है कि किसी तरह मैं उनके किसी वीलॉग का जवाब दे दूं। मैंने आज तक उनके हर वीलॉग को इग्नोर किया है। वो ये जिस बंदे ने ये सारी जो बिपता का जो विलन है, NCCIA का जो हेड था सरफराज चौधरी FIA का, जिसने असल जुल्म किया है, जो आज खुद पाबंदे सलासल है और अपने किए की सज़ा भुगत रहा है, नाज़रीन उसने और उस डॉक्टर यूट्यूबर ने मिलकर मेरे ख़िलाफ़ एक फ़िक्स मैच खेला था, एक इंटरव्यू किया था जिसमें सब कुछ तयशुदा था। मुझे गालियां दी गई, मुझे बुरा भला क्या कहा गया और जहाँ जहाँ मेरा नाम आता था वहाँ टीं लगा दी गई। नाज़रीन ये बहुत पुराना तरीका है, वारदात है, आप जानते हैं। मैं सब कुछ कह के बीच में टीं लगा दूँ, सारी बात भी कर दूँ, गाली दे के आधी गाली के बाद टीं लगा दूँ, तो सब कुछ टीं समझते हैं नाज़रीन, जब बीप लगाना उसको कहते हैं, मैं टीं कह रहा हूँ, वो बीप लगा दी जाती है, तो वो बीप से भरा
हुआ पोर्शन था जिसमें मुझे कहा गया कि वो डॉक्टर साहब बार बार पूछते हैं, एक बड़ा मशहूर एंकर है जी और बड़ा जिम्मेदार एंकर है, उसने बताया है जी, और फिर उसको लूज बॉल देता है और वो फिर सरफराज चौधरी तकब्बर और नखवत के नशे में चूर होके वो कहता है कौन है ये, कौन कहता है मैंने मारा है, कौन कहता है, बिल्कुल झूठ बोलता है, उसको पता ही नहीं है, ये है, उसको दिखाओ ला के। पता नहीं, बाकायदा रौनत और तकब्बुर जो है उसकी बाछों से नीचे गिर रहा था जब वो मेरे खिलाफ बातें कर रहा था। और वो डॉक्टर यूट्यूबर, तो उसकी तो आदत है, वो पता नहीं कितनी दफ़ा मेरे खिलाफ पता नहीं क्या कुछ कह चुका है, और मैंने ये तैयार कर लिया था कि जो मर्जी कह ले, मैंने इसका जवाब नहीं देना। वो चाहते ही है कि मैं इसका जवाब दूँ। मैंने आज तक उसकी ना किसी बात का जवाब दिया, ना आइंदा दूंगा। लेकिन कम अज़ कम इन दोनों कैरेक्टर्स को, इस सरफराज चौधरी को और उस डॉक्टर यूट्यूबर को भी, जो मतलब दूसरों को तो बड़ा फैमिली वीलॉगिंग के ख़िलाफ़ पता नहीं लंबे लंबे भाषण देता है और ख़ुद जो कुछ करता है वो शर्म आती है। तो मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता। ये मतलब उसको अल्लाह के, हम सबको अल्लाह के यहाँ पेश होना है, तो 2 + 2 = 4 की तरह ये हिसाब हो जाएगा। इसलिए जो कुछ उन्होंने उस दिन मेरे बारे में किया था वो तो अब डक्की भाई ने लफ्ज़ बलफ्ज़ जो है वो उस पर मोहर तस्दीक ज़ब्त कर दी है। अब इन दोनों को चाहिए कि शर्म से डूब मरे, मैं इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाहता। नाज़रीन, आखिर में अहमद फराज के 2-4 अशार ज़हन में घूम रहे हैं, वो ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा। पेच रखते हो बहुत साहिब व दस्तार के बीच, पेच रखते हो बहुत साहिब व दस्तार के बीच, हमने सर गिरते हुए देखे हैं बाजार के बीच। बागबानों को अजब रंज से तकते हैं गुलाब, गुलफरोश आज बहुत जमा है गुलजार के बीच। कातिल इस शहर का जब बांट रहा था मनसब, कातिल इस शहर का जब बांट रहा था मनसब, एक दरवेश भी देखा उसी दरबार के बीच। कजदाओं की इनायत है कि हमसे उशाक, कजदाओं की इनायत है कि हमसे उशाक, कभी दीवार के पीछे कभी दीवार के बीच। तुम हो ना खुश तो यहाँ कौन है खुश फिर भी फराज, तुम हो ना खुश तो यहाँ कौन है खुश फिर भी फराज, लोग रहते हैं इसी शहर दिल आज़ार के बीच। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।